स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। क्लास 8 के हम जो है तैयारी के सिलसिले में वीडियोस बना रहा था मैं। उसमें जो है मिडिल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है हमारे FGI सिस्टम में, उसके मैथ की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ताकि बच्चों को जो उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें फ़ायदा हो। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, ताकि आपको कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। और इसमें जो है ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मददगार साबित हो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से है। कंस्ट्रक्ट रम्बस व्हेन इट्स साइड इज़ 4.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज़ 5.7 सेंटीमीटर। रम्बस क्या होती है? रम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रम्बस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप को कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप को कहते हैं। रम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होती है, और रम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर भी ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर और रम्बस में ये फ़र्क है कि स्क्वायर के चारों साइड्स, यानी स्क्वायर आपका स्क्वायर इस तरह का होगा जिसकी चारों साइड्स आपकी इस तरह इक्वल होती हैं, और उसके ये चारों साइड्स 4 साइड्स इक्वल होंगे, और उसके चारों के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें जो रम्बस है, रम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस है कि रम्बस भी ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और उसके चारों जो एंगल हैं वो 90 के नहीं होते। यानी ये आपका हर जो स्क्वायर है वो रम्बस ही होगा, लेकिन जो रम्बस होगा वो स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर वो होता है कि जिसके चारों एंगल भी 90 डिग्री के हो। ये स्क्वायर और ये आपका स्क्वायर है, और ये क्या है? रम्बस है। तो अब इसमें हमने एक ऐसा रम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड, जिसकी वन साइड जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। एक साइड जो है जिसकी 4 सेंटीमीटर गिवन है, जिसकी वन साइड हमारे पास गिवन जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर है, और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो अपोजिट वर्सेस को, यानी इसको अगर हम नाम दे दें ABCD, तो अपोजिट वर्सेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगोनल कहते हैं, या डायगोनल AC और BD, इसके 2 डायगोनल हो जाएंगे। अब यहाँ हमने इसका जो डायगोनल है वो गिवन है, डायगोनल गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने रम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें सबसे पहले हम जो है डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल जैसे मैंने आपको रफ स्केच बनाया है कि AC या BD, अल्फ़ाबेटिक इसके जो नाम रखे जाते हैं वो भी तरतीब से ABC। अब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ABC यहाँ ही होना चाहिए, D यहाँ होना चाहिए। अगर C यहाँ रखेंगे, D यहाँ रखेंगे तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगी। तो जिस तरह एक तरतीब से A या इस तरह चल रहा है ABCD, या अब क्लॉकवाइज है ABCD, और यहाँ से रखेंगे ABCD, उसी तरतीब से रखा जाता है। इसमें अब डायगोनल AC या BC होगा, BD होगा, तो हम इसमें पहले डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल कितना है हमारा? 4.2 सेंटीमीटर। इसमें पहले एक डायगोनल ड्रा करेंगे 5.7 सेंटीमीटर डायगोनल ड्रा करेंगे, 5.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्केल पे ये 0 है, 0 के सामने इस तरह आपने डॉट लगा लिया। उसके बाद 5.7, ये 5 हो गया, ये 5 है, और 5 ये 5.5 हो गया, और 5.5 के बाद आगे 5.6 और 5.7 5.7 पे इस तरह हमने डॉट लगा लिया। इन दोनों को डॉट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर ली 5.7 सेंटीमीटर। इसको हम AC A और C का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल हो गया AC। बेहतर था इसको डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते। चलिए अब हमने इसको शेडेड लाइन ड्रा कर लिया। अब हमारे पास जो साइड है इस रम्बस की वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो अब हमने कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है। स्केल के साथ 0 पे रखते हुए इसको 0 पे रखेंगे, और इसको ओपन कहाँ तक करना है? 4.2 सेंटीमीटर तक। 4 से 2 आगे
ये तकरीबन जो है 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया हमने। कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है। 4.2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया। अब इसकी साइड, ईच साइड 4.2 सेंटीमीटर है। आप ए को, जो पॉइंट ए है उसको सेंटर लेंगे और एक आर्क इस तरह ऊपर लगाएंगे। रेडियस, इसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। एक आर्क ऊपर लगाई आपने और एक आर्क 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस की इसकी डाउनवर्ड ड्रा कर दी। उसके बाद अब कंपास को यहाँ से आपने उठा लिया। अब नीडल को सी पे रखेंगे, उतना ही ओपन रहेगा, 4.2 सेंटीमीटर ओपन रहेगा। कंपास की नीडल को सी पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे। ये फर्स्ट आर्क को कंस्ट्रक्ट करेगी। एक आर्क नीचे लगाएंगे, ये दूसरी आर्क को भी कंस्ट्रक्ट करेगी। अब जो है ये पॉइंट आपका ए है। यहाँ जो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। और ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। इसको आप आपस में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो आपका रिक्वायर्ड जो रंबस था, जो आपने बनाना था, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। हम ए को डी के साथ ज्वाइन किया, ए और डी को ज्वाइन किया। इस तरह डी और सी को ज्वाइन किया। डी और सी को ज्वाइन कर दिया और सी और बी को भी ज्वाइन करेंगे। बी और सी को भी ज्वाइन कर लिया और ए और बी को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका, इसमें डायगोनल था हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और इसकी ईच साइड जो है वो आपकी 4.2 सेंटीमीटर। ये भी 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और ये सी डी भी 4.2 सेंटीमीटर है और ए डी भी जो है 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह अगर आपके पास एक डायगोनल गिवन हो रंबस का और उसकी एक साइड गिवन हो, तो इस तरह आप इसको उनको यूज़ करते हुए आप जो है रंबस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 7 चैप्टर से आपका। इसमें सम ऑफ टू नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13। फाइंड द नंबर्स। ये आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका सम 35 है और उनका डिफरेंस 13 है। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो पहले हम नंबर सपोज करेंगे। लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों नंबर्स का जो सम है, सम यानी x और y का सम जो है दैट इज इक्वल टू 35 एंड देयर डिफरेंस यानी x माइनस y इज इक्वल टू 13 है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल, इनको हमने सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दो मेथड यूज़ होते हैं आपके, बल्कि 3 मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ हम इसको एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। इसमें आपके कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं एलिमिनेशन मेथड में, और इसमें ऑलरेडी आपके कोफिशिएंट x का भी कोफिशिएंट 1 है दोनों इक्वेशन में, y का भी कोफिशिएंट 1 है। जब कोफिशिएंट इक्वल हो तो अगर उनके कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे, हमारे पास y भी आ जाएगा। यहाँ क्या बताया आपको मैंने, कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, इसको कोफिशिएंट b1 है, इसको कोफिशिएंट b1 है। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट बताया है कि अगर आपके इनके साइन अपोजिट हैं तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और साइन अगर एक जैसे हैं तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब साइन चेंज होकर वो अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड अप करेंगे, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 48। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे उस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 24। x कितना आ गया हमारे पास 24। अब इस x जो 24 आया है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि y आ जाए। अब जो हमारे पास x इज इक्वल टू 24 आ चुका है, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर दें। 1 में कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इस x की जगह आएगा 24 प्लस वाई इज इक्वल 35, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 24, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, x कितना है 24 है और y क्या है 11 है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास 35 आता है, और अगर 24 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आ जाता है। इसका मतलब है हमने ये नंबर जो है सही फाइंड किए हैं। तो द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 24 एंड 11। तो इस तरह हमने दोनों नंबर जो है फाइंड कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सीक्वेंस से है। इसमें फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, इसमें जो टर्म बताई गई हमें वो हमने फाइंड करनी है। इसमें डिफरेंस 5 दिया गया है और फर्स्ट टर्म जो है 10 है। इसमें हमने 13 जो टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाती है। तो उसमें डिफरेंस क्या 5 है, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 10 है और टर्म 13 टर्म उस सीक्वेंस की हमने फाइंड करनी है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको इस तरह याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अब हमने 13 टर्म फाइंड करनी है, तो n यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ a1 प्लस यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास a13 आ जाएगी a1 प्लस 12d। अब हम a1 फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 10 है और 12 आ जाएगा, और d कॉमन डिफरेंस जो टर्म का वो 5 है। तो यहाँ बोर्ड में ऐसे रूल यूज़ करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 60 और 10 प्लस 60 क्या हो जाएगा 17। तो अब आपके पास इंडिकेटेड टर्म जो 13 टर्म थी वो क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। इस तरह ये जो है हम इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है, आपके पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1, या ये फार्मूला अगर नहीं भी याद होता तो आपको ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो टर्म होती है ये इतना याद कर लें कि यहाँ जो टर्म होती है अगर 13 फाइंड करनी है तो यहाँ a1 आएगा और यहाँ उससे 13 से कम प्लस 12d आएगा। यानी आप फर्ज करें अगर आपने 7 टर्म फाइंड करनी है a7, तो इसको आप डायरेक्ट आसानी के लिए a1 प्लस अब 7 तो यहाँ क्या आ जाएगा 6d। इस तरह से वैल्यू पुट करें तब भी आंसर आ जाएगा। ये अगर आपको याद करना मुश्किल फील होता है तो ये याद कर सकते हैं कि a7 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d। इस यहाँ 7 है तो यहाँ आप 6 लगा दें, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 लगा दें, एक नंबर कम लगा लें उसे। इस तरह आपके पास a1 और d दिए गए हो तो आप जो है टर्म जो है इंडिकेटेड टर्म जो है इस तरह मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका इनहेरिटेंस से है। इसमें ए वुमन डाई लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ 148,000, ये आपका इनहेरिटेंस से है, चैप्टर नंबर 4 से है। इसमें एक औरत जब फोत हुई है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ जो है 148,000 है। प्रॉपर्टीज वर्थ, प्रॉपर्टी की जो वर्थ है मलियत है वो है 148,000। अब उसके जो उसके प्रॉपर्टी हमने डिवाइड करनी है, उसके 2 सन्स हैं और हस्बैंड है, ठीक है। और उससे पहले उसने वसीयत की है, शी विश्ड इन हर लाइफ टू गिव 10% ऑफ हर प्रॉपर्टी टू द मस्जिद। उसने अपनी ज़िंदगी में ये विश की है, वसीयत की है कि अपनी प्रॉपर्टी का 10% उसने देना है मस्जिद में।
तो इसमें हम सबसे पहले मस्जिद का शेयर निकालेंगे। मस्जिद का शेयर जो है कैसे निकलेगा, 10% ऑफ जो उसकी टोटल वर्थ है प्रॉपर्टी की 148,000 है, उसका 10% निकलेगा। उसका 10% हमें निकालना है। उसका 10% हमने निकाल लेना है। अब ये कैसे होगा, 10/100 मल्टीप्लाई ₹148,000। अब ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको 14 मतलब इसके साथ 1 ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हमारे पास 14,800 मस्जिद का शेयर आ जाएगा। 14,800 जो है मस्जिद का शेयर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसके बाद रिमेनिंग वर्थ निकालनी है कि उसकी रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है उसमें उसके हस्बैंड में और उसके सन में वो कितनी है। रिमेनिंग वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वो हमारे पास कितनी रह जाएगी। उसको हमने जो टोटल थी 148,000 में से 14,800 हमने माइनस कर लेना। इसको 148,000 में 14,800 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 133,200। अब इसमें से हमने हस्बैंड का शेयर निकालना है। हस्बैंड का शेयर जो है 1/4 होता है। हस्बैंड का शेयर जो होता है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी में वो 1/4 होता है। हस्बैंड शेयर जो होता है 1/4 होता है। 1/4 ऑफ ₹133,200 इसका 1/4 निकालना है। यानी इसको 133,200 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास अब क्योंकि कैलकुलेटर आपका अलाउ होता है 8 क्लास में, तो ये आपके पास 33,300 आ जाएगा। इसको आप 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो 33,300 आ जाएगा। अब ये जो हस्बैंड का शेयर है ये भी हमने उसमें से माइनस करना है इसमें, ताकि जो हमने 2 सन में डिवाइड करनी है प्रॉपर्टी वो आ जाए। उसके बाद रिमेनिंग वर्थ हमारे पास आ जाएगी 133,200 में से हमने 33,300 माइनस कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 99,900। अब 2 सन्स हैं और सन का शेयर इक्वल होता है प्रॉपर्टी में। सन का जो शेयर है वो प्रॉपर्टी में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए जो शेयर ऑफ ईच सन का हर बेटे का जो शेयर होगा वो कैसे आएगा, 99,900 को 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49,950 रुपीज़। तो इस तरह जो ये हमारे पास जो वलीयत थी 148,000 एक वोमेन जब डाई हो इसकी जो प्रॉपर्टी का, उसका हमने उसको 10% मस्जिद को दे दिया। उसके बाद हस्बैंड का शेयर निकाला और उसके बाद जो है 2 बेटों का शेयर जो है निकाल के हमने उसको डिवाइड कर दिया। नंबर 5 हमारा स्क्वायर रूट वाले चैप्टर से है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब स्क्वायर फ्रेम वही होगा जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी क्या एल है।
और इसकी ऑल एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। अब इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम हमें दिया गया है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम इज गिवन, दैट इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का यहाँ आगे सॉल्व करने के लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम या किसी भी स्क्वायर का फार्मूला, या हमने ये फ्रेम सपोज किया हुआ है तो इसका फार्मूला होगा L मल्टीप्लाई L, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये इक्वेशंस है एक किस्म की, इनकी लेफ़्ट साइड सेम है दोनों की, तो राइट साइड भी सेम होगी। मैथ की ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज़ होती है यहाँ। ये मेथड बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड सेम है, इसलिए राइट साइड भी सेम होगी। देयरफॉर L मल्टीप्लाई L इक्वल होगा 250 के। अब L मल्टीप्लाई L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल 250। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो L इज इक्वल टू 250 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब इसका डिवीजन, क्योंकि ये आपका 250 एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता इसका, तो इसका हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट काइंड किया जा सकता है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर डिवीजन मेथड से हम कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक इसने कहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक कहा है, तो ये 250 पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद आप 4 ज़ीरो लगा लें, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक तभी आप निकाल सकेंगे जब डेसिमल के बाद आप 4 ज़ीरोज़, 2 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब ये आप यहाँ से इसका ये पेयर बनेगा, ये 1 1 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ऊपर से ये पेयर नीचे आ जाएगा 50, और इस 1 को डबल करेंगे, ये 2 हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए या 15 के नहीं, 2 7 ज़ार, लेकिन 27 7 ज़ार से ग्रेटर हो जाएगा, 26 6 ज़ार भी ग्रेटर होगा, 25 5 ज़ार, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो ये 125 आ जाएगा। इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। अब 25 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो यहाँ ऊपर डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल के बाद ये जो पेयर है ज़ीरोज़ का ये नीचे आ जाएगा। और इसको अब डबल करना है आपने, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, और 25 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 5 को डबल करना। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 5 आए या 25 के नियरेस्ट आए, 3 8 ज़ार होता है, 3 8 ज़ार 24, तो 308 8 ज़ार करेंगे तो इससे कम ही आता है, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। अब 308 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 2464। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ऊपर से पेयर आपका ये ज़ीरोज़ वाला नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको डबल करना है, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड होगा, ये 1 हो जाएगा 3। अब 3 इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये अगर 1 से ही होगा, अगर 2 से भी करें तो ये से क्या हो जाता है, 3600 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास 3161 आ जाएगा। आगे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया। ये 316 आया था, यहाँ अगर 2 भी लिखते हैं ना, 3116 को 2 से मल्टीप्लाई करता वो 3600 से ज़्यादा हो जाना था, इसलिए 1 से किया। तो इसका आपके पास लेंथ कितनी आ गई, 15.81 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर फ्रेम की जो लेंथ आई है वो 15.81 सेंटीमीटर आई है। अब दूसरा इसका क्या आपने फाइंड करना है, पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4L। यहाँ आपको दूसरा नॉलेज ये होना चाहिए कि ये फार्मूला आपको याद हो कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम का जो पैरामीटर है दैट विल बी इक्वल टू 4L। अब 4 तो कांस्टेंट है, L आपने भी फाइंड किया 15.81 सेंटीमीटर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32, 3 4 5 ज़ार 20, 23, 2 4 1 ज़ार 4 और 2
ये 63.24 सेंटीमीटर इसका जो है सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। इसमें डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। ये आपका क्लास 7 में भी है, 8 में भी है और 9, 10 में भी है। तो ये बहुत आसान समझने का क्वेश्चन है, समझे अच्छी तरह। इसमें यूनिवर्सल सेट जो आपको दिया गया है वो है x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर। w क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये कौन से होल नंबर है? x सच एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? x लेस देन और इक्वल टू 20। ये जब साइन होता है इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 20, यानी इसमें 20 भी इंक्लूड है। ये आपका 20 भी इसमें शामिल हो जाएगा। और a क्या आपके पास? a है x सच दैट x बिलोंग टू e इवन नंबर है। और कौन सी इवन नंबर है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर और कहाँ तक जाने? 20 तक जाने। ये अब तक के 20 तक इवन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो बी सेट है वो है x सच दैट x बिलोंग टू ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। और कौन से ऑड नंबर है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से लेकर कहाँ तक है? 19 तक। ये आपने जो सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे दिए गए थे उनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब आपने प्रूफ क्या करना है? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट को डैश से ज़ाहिर करते हैं, c के साइन से भी ज़ाहिर करते हैं, जिससे ज़ाहिर करें वो कोई इशू नहीं है। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये आपने करना है। इसकी दो साइड्स है। पहली जो साइड है वो है लेफ़्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले क्या है? a यूनियन b। a क्या है आपके पास? a आपने अभी लिखा है उसको टेबुलर फॉर्म में 0 और 2, 4 से लेकर 0 से लेकर 20 तक इवन नंबर है। और b क्या है? b आपका 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर है। इनके अब यूनियन लेनी है। यूनियन में क्या होता है? जो सेट a में है वो भी लिखेंगे, जो b में है वो भी लिखेंगे, जो दोनों में उसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये इवन है, ये ऑड है, तो ये आपके सारा 0 से लेकर 20 तक सारे जो होल नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ये a यूनियन b आपकी इन दोनों के नंबर्स आपने कंबाइन करके लिख दिए। अब आपने a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन b। अब यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास वो लिख लें। यूनिवर्सल सेट क्या है? 0, 1, 2 से लेकर आपका 20 तक है। और a यूनियन b क्या है? a यूनियन b भी 0, 1, 2 से लेकर 20 तक है। अब आपने इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि a यूनियन b में ना हो, इस सेट के वो एलिमेंट जो यहाँ ना हो। तो ये तो दोनों बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं। इसकी भी 0 से लेकर 20 तक है, इसकी भी 0 से लेकर 20 तक है। तो इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट ऐसे ही लिखा जाता है। इसको अमूमन बच्चे या इसको ऐसे लिखते हैं या इस तरह ये सिंबल डाल दी जाती है। इस तरह अमूमन बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, लिख देते हैं एग्ज़ाम में। ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं होता, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट आ जाता है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमने लेना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले अब a कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस a। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि a में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या आपका? 0, 1, 2 से लेकर 20 तक है। और a क्या है? a आपके पास है 0, 2, 4 से लेकर 20 तक। तो यूनिवर्सल सेट आपका 0 से लेकर 20 तक सारे होल नंबर्स है और ये आपके इवन नंबर्स है। तो इसके जो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक, ये सारे के सारे उसमें नहीं है। ये a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस b।
यूनिवर्सल सेट फिर आपका क्या है 0 से लेकर 20 तक सारे हैं। और बी आपके पास क्या है, बी है 1, बी कौन सा है 1, 3, 5 से लेकर 19 तक जो ऑड नंबर्स हैं। अब आप इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो वो कौन कौन से नहीं है, 0 है, 2 है, 4 है, ये सारे इसमें नहीं हैं। तो अब आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ए कम्प्लीमेंट आ गया आपके पास 1, 3 से लेकर 19 तक, और बी कम्प्लीमेंट आपके पास आ गया 0, 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। ये आपके पास है ऑड नंबर, ये है इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, ये भी एम्प्टी आ जाएगा जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट के ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इस तरह डी मॉर्गन लॉ जो आपने प्रूव कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का ही है। हमने ग्राफ ड्रा करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने लाइन ग्राफ ड्रा करना है इसका। ये हमारे पास इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में हमारे पास ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 6। इसको हम इसमें से किसी एक x y को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट बनाना क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे y को अकेला कर लेना। y = हो जाएगा 6 - 2x के प्लस 2x इस साइड पे आ गया। अब हमने इसमें इसका टेबल बनाना है, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो इसका हमने एक टेबल बनाना है। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एटलीस्ट टू ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं। ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम सिर्फ जो है 2 ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए। लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 ऑर्डर पेयर काफ़ी होते हैं। यहाँ हम 3 ले लेते हैं। इसमें यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यूजली आम तौर पे हम जो है x की वैल्यू खुद से पुट करनी है। हम पुट कर लेते हैं -1, 0, 1। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ वो हमारे पास आ जाएंगी और उसके मुताबिक फिर हम जो इसका ग्राफ जो है ड्रा कर लेंगे। अब हमारे पास हमने किया क्या, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 6। इसमें y को हमने सब्जेक्ट बनाया, 6 - 2x हो गया। अब हमने इसका एक टेबल ड्रा करना है जिसमें x की हम 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1, 0, 1। उसकी करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ इस टेबल पुट कर लेंगे। अब देखें y = क्या है, y = 6 - 2x है। x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास y = 6 यहाँ 2 भी था, यानी 6 - 2x। x की जगह क्या आएगा -1, तो ये आपके पास 6 - प्लस और 2, तो y आपके पास क्या आ गया 8। यानी x जब -1 होता है तो y क्या होता है 8 होता है। उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या 8 है। इसी तरह जब हमारे पास y = 6 - 2x, x जगह क्या आएगा 0, ये 0 आ गया, तो y = 6 - 0, तो y = क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ y क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद y = 6 - 2x, x की जगह क्या आएगा 1, अब यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास y = 6 - 2, तो y = क्या आ जाएगा 4। इस तरह हमने जो इसमें y = 6 - 2x में x की जगह -1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया तो y 8 आ गया। x की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो y 6 आ गया। x की जगह 1 पुट किया तो इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया, हमारे पास 4 आ गया। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। इस टेबल का क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए ग्राफ पेपर भी यूज़ हो सकता है और
आप इस तरह शीट के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, शीट के ऊपर भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम लाइन ड्रा इसकी ये वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली ऐसे, ये वर्टिकल लाइंस ड्रा की। उसके बाद यहाँ ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रा कर ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्सिस कहलाती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नीचे डाउनवर्ड क्या नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब हमने इसका स्केल से हम इसको स्केल यूज़ करते हुए अब 1-1 सेंटीमीटर के बाद मार्क लगा सकते हैं। देखिए इसको 0 को इसके ऊपर रखा, आप 1 सेंटीमीटर के बाद ये इस तरह डॉट लगा दें, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद डॉट लगा दें, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद डॉट लगा दें, और 4 सेंटीमीटर के बाद इस तरह डॉट लगा दें। और इस तरह इधर भी यही काम करें नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। ये डॉट हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद, फिर 4 सेंटीमीटर के बाद डॉट लगा लिए। तो ये आपके पास ये 0 होगा, ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरह यहाँ ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। इसी तरह वाई एक्सिस पे इस लाइन को यूज़ कर लें। ये आपके पास क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये क्या हो जाएगा 8। हमें 8 तक ही मैक्सिमम चाहिए। इस तरह नेगेटिव नीचे आपका ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, और ये -5। बस हमें इस टेबल के मुताबिक हमें जो है x की -1 से लेके 1 तक चाहिए, और y एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए 8, 6 और 4 चाहिए। अब इसको प्लॉट करना है हमने। देखें प्लॉट कैसे किया जाता है, गौर से देखें। आप देखें इसमें x क्या है आपके पास, x -1 है, और y क्या है 8 है। x -1 किधर है, ये आपका ये -1 है। ये ग्राफ पेपर पे करें तो ग्राफ पेपर पे तो बहुत आसानी होती है। ये -1 है, यहाँ से बिल्कुल सीधे इसकी सीधी जो है -1 से लाइन ऊपर डॉटेड लाइन इस तरह, ये जो है ग्राफ पेपर पे ये बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ इस पे भी ये आपको समझ आ जाएगी। x -1 था और y इसका क्या है 8, तो ये x -1 हो गया, और यहाँ से 8 से इस तरह डॉटेड लेके आए, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये आपका, ये आपने प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट कौन सा आपका -1 और 8, x -1 हो गया, x -1 हो गया। यहाँ से डॉटेड लाइन ऊपर लेके आए, y 8 है, यहाँ से डॉटेड लाइन लेके आए, जहाँ दोनों लाइन मिलती हैं ये पॉइंट आपका -1 और 8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 0, x 0 है, y 8 है, तो y 6 है, x 0 y 6। ये 0 है, ये 0 है, ये देखें ये 0 है और y 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपका 0 और 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है x 1 है, y 4 है, तो ये आपका x 1 है, यहाँ से बिल्कुल सीधा 4 कहाँ है, ये यहाँ तक, यहाँ बिल्कुल सीधी डॉटेड लाइन 4 तक ले आए, 1 2 3 4 यहाँ तक।
इस तरह ये डॉटेड लाइन नीचे ले 1 तक सीधी, और उसके बाद यहाँ 4 से डॉटेड लाइन इधर ले जाएं, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 1 और 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर लें आपस में। इन तीनों पॉइंट्स को स्केल के एक सीध में रखा इस तरह, और एक लाइन ड्रा की, तो ये लाइन जो है, ये लाइन आपका ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का। ये कौन सी इक्वेशन का? इक्वेशन क्या थी? 2x + y = 6। इस इक्वेशन का ये लाइन जो है, ये ग्राफ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन, 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है ग्राफ पे। ये आपका एक MCQs भी है, उसमें 2 लाइंस, 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। 2 वेरिएबल्स की इसका जब भी लाइन ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसकी हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरह जो है आप कोई भी आपके पास जो इक्वेशन हो 2 वेरिएबल की, इस मेथड के मुताबिक आप टेबल बनाते हुए उसका जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके 2 डायगोनल गिवन है। एक है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है हमारे पास। अब ये क्या करना है, हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल आपकी भी पैरेललोग्राम में होती है, लेकिन रेक्टेंगल के जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री होती हैं। रेक्टेंगल होती है जिसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और इसमें ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। लेकिन जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, वो इस तरह की होती है। उसमें अपोजिट साइड इक्वल ही होती हैं और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। ये इस तरह ये जो साइड्स हैं आपस में पैरेलल होती हैं, पैरेलल का साइन होता है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। इसमें भी पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। जैसे पहले कहा था कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज़ आल्सो रम्बस बट एवरी रम्बस नॉट अ स्क्वायर। इसमें भी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होती है, बट जो स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है वो आपकी रेक्टेंगल नहीं होगी। यहाँ हमने एक ऐसी पैरेललोग्राम बनानी है जिसके दोनों डायगोनल गिवन है। डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि इसमें अगर रफ स्केच बनाया जाए ABCD, तो इसका AC और BD इसके क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ हमारे पास डायगोनल्स गिवन है। तो पहले हमने डायगोनल ड्रा करना है, इसमें डायगोनल ही ड्रा करना है। डायगोनल हमारे पास क्या है? जो लॉन्गर डायगोनल है वो है 5.8 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लॉन्गर डायगोनल पहले ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है 0 पे निशान लगाया, और 5.8 कहाँ आता है? 6, 7, 8, ये 5.8 है। इसको हम जो है आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर डायगोनल हो गया। AC डायगोनल हो गया। अब जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस डायगोनल का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके। ये AC लाइन है जो कि हमने ड्रा किया 5.8 सेंटीमीटर। इसका राइट बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका क्या होता है कि इस कंपास को मैंने C पे रखा, इसकी जितनी AC की लेंथ है, AC की जितनी लेंथ इसके हाफ से ज़्यादा ओपन किया, हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क इसकी इस तरह ऊपर लगा ली, एक आर्क क्या लगा ली? नीचे लगा ली। अब कंपास को इतना ही ओपन रखा हुआ है और A पे रखूँगा, इसके लिए एक आर्क ऊपर लगाऊँगा, एक आर्क नीचे लगाऊँगा, ये लगा ली। अब इन दोनों आर्क्स को डॉटेड लाइन से जोड़ लूँगा, तो ये हमारा इसका राइट बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं
ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। लेट्स सपोज इसको कोई भी नाम दे दें, एक्स वाई कह दें। ये इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एक्स वाई। अब दोनों जो डायगनल्स हैं ये कहाँ, यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका मिड पॉइंट है एक किस्म का। अब हम जो एंगल्स है दोनों उसके दरमियान, दोनों डायगनल के दरमियान जो एंगल है वो 45 है। दोनों डायगनल के दरमियान जो एंगल है वो 45 है। हम इस पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ हमने यहाँ इस पॉइंट पे नीडल को रखा और यूँ हमने एक आर्क लगा देनी है। ये आर्क ड्रा कर दिया ऐसे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे। ये हमारे पास बन गया 60 डिग्री का, और बल्कि ये आपका 90, क्योंकि ये लगा 90 बना हुआ है ना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये मैंने जो आर्क ड्रा किया है ना, अब हमने इसको क्योंकि 45 का बनाना है और 45 का जो एंगल है वो 90 का हाफ होता है। ये जो एंगल है ये आपका 90 है, क्योंकि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो ये एंगल आपका एग्जैक्ट आप मेजर कर सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री ही होगा। अब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो कंपास को यहाँ रखा और यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाई। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का यही तरीका होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ। इसका तरीका यही होता है, कंपास को इसकी जितनी ये जो आर्क है इसके हाफ ज़्यादा ओपन किया, यहाँ आर्क लगाई, जितनी ये आर्क नज़र आए इसकी लेंथ से तकरीबन हाफ ज़्यादा ओपन हो, ओपन करके यहाँ आर्क लगाई, फिर यहाँ रख के 90 पे रख के, ये जो 90 वाला पॉइंट है यहाँ रख के आर्क लगाई। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को, ये दोनों आर्क यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीध में रखते हुए मैं एक डॉटेड लाइन, इस तरह डॉटेड लाइन हम ड्रा कर देंगे। डॉटेड लाइन, इसको सीध में रखते हुए ये एक डॉटेड लाइन यूँ लगा देंगे। ये डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। अब जो है इसकी प्रॉपर्टी है डायगनल्स की कि वो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक डायगनल 5.8 सेंटीमीटर का है, वो हमने ड्रा किया, दूसरा डायगनल कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो ये जो डायगनल है, ये वाला डायगनल दूसरे डायगनल क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। पैरेललोग्राम के डायगनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक दूसरा डायगनल जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, तो वो उसका हाफ कितना होता है 2 सेंटीमीटर। हमने कंपास को अब 2 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये हमने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब इसको, ये जो मिड पॉइंट है आपका, ये सेंटर, ये वाला पॉइंट है, यहाँ कंपास को रखेंगे और इस तरह 2 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क इस साइड पे लगा देंगे, दोनों साइड पे। ये क्यों किया है, इसमें यह प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि डायगनल्स जो होते हैं रम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये वाला सेंटर लिया और यहाँ रखते हुए कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन किया, तो उसने इस डॉटेड लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट किया और दूसरी तरफ यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ ज्वाइन किया, ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, बी को सी के साथ ज्वाइन किया और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, डी को सी के साथ ज्वाइन किया और ए को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को डी के साथ ज्वाइन कर दिया। इस तरह आपके पास जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जो है बन गए। इसमें हमारे पास डायगोनल गिवन थे और ये जो दोनों डायगोनल के दरमियान ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री का है। तो इस तरह हमने जो है जो अब एक पैरेललोग्राम जिसके 2 डायगोनल गिवन हो और दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल है वो गिवन हो,
तो इस तरह हम उसको जो है ट्रायंगल पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इनके दरमियान ये हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद 2 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास को एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई। तो ये पॉइंट ए बी सी डी हो जाएंगे, इनको ज्वाइन कर दिया तो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये स्टैटिस्टिक्स से है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से है। द गोल स्कोर बाय 30 फुटबॉल टीम इन अ टूर्नामेंट आर गिवन। नंबर ऑफ गोल्स ये हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी ये है। इसको हमने हिस्टोग्राम, इस पे इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है। ड्रा हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम हमने ड्रा करना है। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ गोल्स है और नंबर ऑफ टीम्स है। ठीक है ना, इसका हिस्टोग्राम हमें ड्रा करना है। हिस्टोग्राम कैसे ड्रा किया जाता है देखिए, समझे। अब इसमें दो हमने लेना है, एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की और उसके साथ इस तरह जो है ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगी स्ट्रेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसमें अब दो चीज़ें हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। आपके पास जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और नंबर ऑफ टीम्स जो है वो आपका वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स है। अब हमने इसमें नंबर ऑफ गोल्स कौन कौन से हैं, 0 यानी 0 गोल्स जिन टीमों ने किए हैं, उसके बाद 1 गोल, उसके बाद 2 गोल्स, 2 गोल, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये नंबर ऑफ गोल्स हैं। अब इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ गोल्स रिप्रेजेंट कर दिए और वर्टिकल एक्सिस पे हम जो है नंबर ऑफ टीम्स रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स। उसके लिए अब ग्राफ पेपर पे भी हो सकता है और वैसे भी, जिस तरह देखें ये आपके पास नंबर ऑफ टीम्स, ये 9 तक जो मैक्सिमम है वो कितनी नंबर, मैक्सिमम नंबर 9 तक है। अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1, फिर इतने ही फासले, उसके बाद 2, इतनी स्पेस के बाद 3, इतनी स्पेस के बाद 4, फिर इतनी स्पेस के बाद 5, इतनी स्पेस के बाद 6, इतनी स्पेस के बाद 7, इतनी स्पेस के बाद तकरीबन 8 और इतनी स्पेस के बाद 9 और इतनी स्पेस के बाद 10। अब ऐसी टीम जिन्होंने 0 गोल किए हैं, देखें यहाँ से, ऐसी टीम जिन्होंने 0 गोल किए हैं वो कितनी है, 4 टीम्स है। वो कितनी टीम्स है, 4। तो 4 आपका कहाँ तक बनता है, ऐसी टीम जिन्होंने 4 गोल किए हैं टूर्नामेंट में, 0 गोल किए हैं, ऐसी टीम जिन्होंने 0 गोल किए हैं टूर्नामेंट में, वो 4 टीम्स है। 4 टीम्स कहाँ तक बनेगा, ये देखें, ये 4 है, ये यहाँ तक, इस तरह 4 से नीचे तक ये ऐसे, और यहाँ से फिर इस तरह आगे करके यहाँ तक इस तरह बना दें। ये 4 जिन्होंने टीम टूर्नामेंट में 0 गोल्स किए हैं वो आपकी 4 टीम्स है। उसके बाद वो टीम जिन्होंने एक टूर्नामेंट में 1 गोल स्कोर किया है वो 6 टीम है। 6 आपका कहाँ है, ये है तकरीबन, ये देखें यहाँ से बिल्कुल सीधा, यानी ये आपका 6 है। यहाँ से इस तरह इसके साथ ये ऐसे करते हुए ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया कि वो टूर्नामेंट में जिन्होंने 1 गोल किया है वो कितनी टीम्स हो गई, 6 हो गई। अब 2 गोल जिन्होंने किए वो 9 टीम्स है, 9। तो ये देखें यहाँ से ये 9 है, यहाँ से इस तरह अंदाज़न, या आप स्केल का यूज़ करते हो, मैं तो स्केल का यूज़ किए बगैर कर रहा हूँ,
तो आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे या स्केल के ऊपर जो है इसको कर सकते हैं, स्केल यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ये वो टीम जिन्होंने एक उस टूर्नामेंट में 2 गोल्स किए वो 9 टीम्स हैं, और वो टीम जिन्होंने टूर्नामेंट में 3 गोल्स किए हैं वो 5 है। तो 5 आपका यहाँ आ रहा है तकरीबन, तो ये 3 गोल्स वाली टीम जो है वो 5 है। ये 5 के साथ इस तरह आप जो है बना लेंगे। और उसके बाद जिन्होंने 4 गोल्स किए हैं वो 4 टीम्स हैं, वो 4 हैं। तो 4 ये है तकरीबन, इसके साथ यहाँ से लेते हुए आप, ये 4 है, यहाँ से इस तरह लेते हुए इसकी सीध में लेंगे और ये 4 तक इस तरह जो है आप इसका बना देंगे। और आखिर में जिन्होंने 5 गोल्स किए हैं, 5 गोल्स किए हैं टूर्नामेंट में वो 2 टीम्स हैं, वो सिर्फ 2 टीम है, 2 ये है, तो इसका सिर्फ यहाँ तक बन जाएगा ये बस। इस तरह ये डेटा जो है इसको हमने, ये डेटा था हमारे पास कि एक टूर्नामेंट का जिसमें 0 गोल 4 टीम ने किए, 1 गोल 6 टीम ने किए, 2 गोल 9 टीम ने किए, 3 गोल्स 5 टीम ने किए, 4 गोल 4 टीम ने किए, 5 गोल 2 टीम ने किए। इसमें हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे नंबर ऑफ गोल्स लिख लिए 0 1 2 3 4 5, और वर्टिकल एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ टीम लिख लिया 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 10 तक। अब जो है इसको हमने 0 गोल्स किए थे 4 टीम्स ने, तो उसको हमने 4 तक इस तरह ड्रा कर लिया, और 1 गोल किए थे 6 टीम ने, तो इसको हमने देखें 6 तक इस तरह करते हुए ड्रा कर लिया, और 2 गोल्स किए थे 9 टीम्स ने, और इस तरह 9 के सीन में लेते हुए इस तरह हमने इसकी बना लिया, हिस्टोग्राम बना ली। और 3 गोल्स किए थे 5 टीम ने, तो बिल्कुल 5 के सामने स्केल का यूज़ करते हुए आप एग्जैक्ट इसका बना सकते हैं। 4 गोल्स 4 टीम ने किए थे वो बना लिया, और 5 गोल 2 टीम ने किए तो उसका बना लिया। तो इस तरह ये जो है गिवन डेटा का आपने जो है हिस्टोग्राम जो है इस तरह बना सकते हैं। क्वेश्चन है जो इसमें, पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस 400 टाइम्स एंड आउटकम उसकी जो है, यानी 2 पेयर ऑफ कॉइन है, 2 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया गया 400 टाइम्स, और उसके जो आउटकम्स हैं वो 2 हेड्स। इन दोनों कॉइन्स पे जो हेड आया वो 105 टाइम आया, दोनों पे जो टेल्स है 120 टाइम आया है, और एक 1 हेड और 1 टेल वो है 175 टाइम आया। तो ये जो बनता है ये तकरीबन ये 105 120 125 ये 400 टाइम नहीं होगा, ये 300 टाइम होगा। ये 300 टाइम कॉइन्स को टॉस किया गया है। दोनों कॉइन पे जो हेड है 105 है, जो टेल है 120 है, और जो एक हेड और एक टेल है 175 है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट को होने का चांस होता है, वो बहुत आसान सा है। इसमें देखें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान सा है। किसी भी इवेंट के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखें इसमें पहले प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ये तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 2 हेड कितने आए हैं, डेटा में गिवन है 2 हेड कितने हैं 105, तो 105 होगा, और पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस 300 टाइम्स, तो टोटल कितना है 300 होगा। टोटल क्या है हमारे पास, टोटल हमें इसको कितनी दफ़ा टॉस किया है 300 टाइम है, नीचे 300 आ जाएगा। तो आप इसको 5 पे दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 5 2s आर 5 1s आर, और 5 6s आर, और 7 0, 21/60, फिर ये 3 भी कटता है, 3 7s आर, और 3 20s आर। इसकी प्रोबेबिलिटी 7/20 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी उसको हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड की, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ये कैसे आएगा, यानी एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें देखें जब 2 हेड है वो भी आ जाएगा, उसमें भी हेड है, और 1 हेड 1 टेल में भी 1 हेड है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, यानी एट लीस्ट 1 हेड में ये 2 हेड वाले भी आ जाएगा, 1 हेड भी आ जाएगा। 105 और 175 को ऐड करेंगे, ये 280 आ जाएगा। 280 बाय 280 बाय
400 ही आएगा। ये आपके पास 280/400 आएगा। अब ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा। और इसको जो है 4 पे कटिंग करेंगे, 4 7s और 4 10s। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 7/10 आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा, 7/10। तो यहाँ आपके पास टोटल जो थे ये, सॉरी मैंने इसको यहाँ काट दिए थे, तो 400 ही होगा, 400 टाइम्स है, 400 टाइम्स है। तो ये जो हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड वो भी दोबारा कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड जो है हमारे पास 2 हेड कितने हैं, 105 है, 105 है। और टोटल 400 है, 400 है। तो इसकी कटिंग 5 2s are 10, 5 1s are 5 8s are 40। तो ये आपके पास 21/80 आएगा। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 21/80। और एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 105। इसमें भी 1 हेड है और इसमें 1 हेड है, इन दोनों का ऐड करें, 175 + 105 280 बन जाएगा। 280/400 की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। और उसके एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 7/10 है और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 21/80 है।